यस सो देखिए बेटा, सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, कुछ हम इफेक्ट्स देख लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है, केमिकल इफेक्ट्स देख लेते हैं। तो किस तरीके से हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, जैसे हम करंट प्रोवाइड करवा रहे हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो हमें तीन चीज़ें देखने को मिल सकती है बेटा केमिकल रिएक्शंस के दौरान। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहली चीज़ ये देखने को मिल सकती है कि जो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में जो इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, उस इलेक्ट्रोड के हमें चारों तरफ हमें गैसेस के बबल्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो हमारे को ये जो बबल्स है वो कंफर्म कर देगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। सेकेंड थिंग हम क्या देख सकते हैं बेटा? सेकेंड थिंग हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोड्स है, उस इलेक्ट्रोड्स पे क्या हो, वो एनोड हो या कैथोड हो, ठीक है, दोनों में से किसी भी इलेक्ट्रोड पे आप किसी भी मेटल का डिपोजिशन देख सकते हैं, ठीक है, मतलब जो मेटल है वो डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप ये जो डिपोजिशन ऑफ मेटल है ऑन इलेक्ट्रोड्स, ये भी कंफर्म कर देगा कि जो केमिकल रिएक्शन है वो प्रोसीड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड थिंग हमें देखने को मिल सकता है केमिकल रिएक्शंस के दौरान, जो चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं, वो देखने को मिल सकते हैं कि जो सोल्यूशन हमने लिया था, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमने लिए थे, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशंस लिए थे, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का जो कलर है वो कलर चेंज हो जाए, ठीक है। तो कलर चेंज होगा, इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अगर हमारे इलेक्ट्रोड्स पे मेटल का डिपोजिशन हो रहा है, मेटल डिपॉजिट हो रहा है, तो भी हम यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि केमिकल रिएक्शन होने वाला है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड थिंग कि अगर बबल्स ऑफ अ गैस, ठीक है, गैसेस के जो बबल्स हैं वो भी अगर फॉर्म्ड हो जाते हैं इलेक्ट्रोड्स पे, तो भी हम कंफर्म कर लेंगे कि रिएक्शन जो है वो हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ क्या है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइसिस है उसका हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, क्या क्या उसके इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहला यूज़ तो हम करते हैं मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में, ठीक है, मेटल्स को ओर से जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो निकाला जाता है, वो हम किसके थ्रू निकालते हैं बेटा? वो हम इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर, ठीक है, ये इसका सबसे पहला यूज़ है। सेकेंड यूज़ क्या? मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स, ठीक है, केमिकल्स को बनाने में भी हम क्या करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट केमिकल्स अगर हमें बनाने हैं तो उसमें भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस की हेल्प लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमें हाइड्रोजन गैस हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए, हमें ऑक्सीजन गैस लार्ज अमाउंट में चाहिए, क्लोरीन गैस लार्ज अमाउंट में चाहिए, तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से इन गैसेस को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो लार्ज इंडस्ट्रीज़ में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ करते हैं और इसकी हेल्प से हम बहुत सारे केमिकल्स बनाते हैं। जैसा अभी हमने देखा था ना कि वाटर का जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया था तो वहाँ पे दो गैसेस निकले थे, हाइड्रोजन गैस मिले थे, ऑक्सीजन गैस मिले थे, ठीक है। अगर हम ज़्यादा सॉल्ट डाल देते तो वहाँ हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस भी हमें मिलता, ठीक है। तो हम डिफरेंट गैसेस को भी हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ओके। जो थर्ड इस्तेमाल है इसका वो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है? रिफाइनिंग का मतलब है प्योरिफिकेशन, ठीक है। मेटल को अगर हमें साफ करना है, मेटल की प्योरिफिकेशन करनी है, तो उसके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल, अब मेटल्स में बहुत सारे मेटल्स है, जिंक है, कॉपर है, आयरन है, ठीक है, बहुत सारे एक्सेट्रास, बहुत सारे मेटल्स हैं, उनको अगर हमें रिफाइन करना है, मतलब उनकी रिफाइनिंग करनी है, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प लेते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के बेसिकली 3 यूजेस यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ठीक है, और भी यूजेस होते हैं। तो देखिए बेटा, फोर्थ इस्तेमाल क्या है हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस का? जो चौथा इस्तेमाल है, फोर्थ यूज जो है वो हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस का, वो क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसको कहते हैं बेटा? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा मेथड होता है जिस मेथड की हेल्प से आप किसी भी चीप मेटल या किसी भी सस्ते मेटल के ऊपर आप किसी भी एक्सपेंसिव मेटल की लेयर को चढ़ा सकते हैं, लेयर की कोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो किसी भी आपने चीप मेटल, सस्ते मेटल के ऊपर जो आपने एक्सपेंसिव मेटल या सुपीरियर मेटल की जो आपने कोटिंग कर दी है, ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। और ये किसकी हेल्प से होता है बेटा? ये इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से करवाई जाती है, ठीक है। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग को डिफाइन कैसे करेंगे? द मेथड ऑफ coating the metal surface with thin layers of superior metal with the help of electric current is called electroplating, ठीक है। इस मेथड के अंदर आप किसी भी मेटल सरफेस को कवर कर सकते हैं, उसके ऊपर एक पतली सी लेयर चढ़ा सकते हैं। किसकी लेयर चढ़ाओगे आप? सुपीरियर मेटल्स की लेयर चढ़ा सकते हैं, ठीक है। किसकी हेल्प से? तो इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से।
एंड दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आप सभी ने घर में सुना होगा अपनी मम्मियों को कहते हुए कि इसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है, ठीक है। आप कई सारी ऐसे रिंग्स देखी होगी आपने जो ऐसे लुकिंग वाइज तो वो ऐसा दिखता है कि वो सोने का है, बट वो एक्चुअली सोने का नहीं होता है, सिर्फ उस पे सोने का पानी चढ़ा हुआ होता है। तो बेटा ये जो है ये सोने की परत चढ़ी हुई है और एक्चुअल में वो सोना नहीं है। तो ये सब क्या है, तो ये जितने भी मेथड्स है इसी मेथड को कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हम कोई भी एक चीप मेटल ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक चीप मेटल ले लिया, अब उस मेटल को मुझे उस मेटल को कैसा दिखाना है, सामने वाले को मुझे उस मेटल को दिखाना है कि ये मेटल मेरा सोने का है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर आप एक जो गोल्ड है उसकी सिर्फ लेयर, वो एक्चुअल में गोल्ड नहीं होगा बट उसकी केवल एक लेयर जो होगी ना, वो बहुत पतली सी लेयर आप क्या कर देंगे उसके ऊपर कोट कर देंगे, ठीक है। तो वो दिखने में कैसा लगेगा, गोल्ड, ठीक है, बट एक्चुअल में वो गोल्ड नहीं होगा। तो ये सारे जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज है हम डेकोरेशन के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ों को आपको सुंदर दिखाना है तो उस पर क्या कर सकते हैं, आप किसी भी एक्सपेंसिव मेटल की आप एक कोटिंग कर सकते हैं जिससे हम उस मेटल को क्या दिखा सके, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखा सके। तो डेकोरेशन के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड थिंग, हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का इस्तेमाल एक्शन के लिए भी करते हैं बेटा। जैसे आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, आयरन के मेटल के ऊपर क्या करते हैं, उसके मेटल की सरफेस के ऊपर हम एक कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। किसकी जैसे आप क्रोमियम की कोटिंग कर सकते हैं, आप निकल की कोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। हम जिंक की कोटिंग करते हैं। तो बेटा जिंक की कोटिंग जब की जाती है किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो हम उसको क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। हमने ये पहले पढ़ रखा है ना, कोटिंग ऑफ जिंक ओवर द आयरन, ठीक है, ओवर द सरफेस ऑफ आयरन मेटल्स। आयरन मेटल के सरफेस के ऊपर अगर आपने जिंक की कोटिंग की है तो उसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। उसी तरीके से आप आयरन ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर आप बहुत सारे मेटल्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसकी लेयर चढ़ा सकते हैं आप। जैसे आप क्रोमियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप निकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब से क्या होगा बेटा, जो आयरन है ना वो रस्ट से बच जाता है, ठीक है, मतलब आयरन ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें रस्टिंग नहीं होती है। क्लियर, समझ में आ रही बात। तो रस्टिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किया जाता है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला जो मेथड है, इस मेथड से हम डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं एज वेल एज हम आयरन के ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं रस्टिंग से, ठीक है। अब देखिए एक हम एक्टिविटी, आपकी बुक के अंदर एक एक्टिविटी दे रखी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, ठीक है। तो उस एक्टिविटी को एक बार देख लेते हैं। जैसे आपके पास आपने एक बीकर लिया, ठीक है, और इस बीकर के अंदर आपने सॉल्यूशन लिया है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। किसका लिया है आपने, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, CuSO4, ठीक है। और इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आपने एसिड डाला है, कोई भी HCl डाल सकते हैं, H2SO4 यूज कर सकते हैं, ठीक है। एसिड को आपने कितना लेना है, केवल और केवल 1 और 2 ड्रॉप्स, ठीक है, ज्यादा एसिड नहीं लेंगे, ठीक है। 1-2 ड्रॉप्स आप एसिड लेंगे, जिससे क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, ये एसिडिफाइड सॉल्यूशन बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, एसिडिफाइड सॉल्यूशन बन जाएगा। और ये जो एसिड्स होंगे वो आयोनाइजेशन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। मतलब जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसको ब्रेक करने में उनकी मदद करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा नहीं डालना है, केवल 1-2 ड्रॉप ही हम एसिड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपको क्या लगाना है, आपने इलेक्ट्रोड्स लगा लिए। अब इलेक्ट्रोड्स में मैंने 2 प्लेट्स ली है, ठीक है, एक मैंने कैथोड लेनी है और एक मुझे एनोड लेनी है। अब जो मैंने कैथोड ली है वहां पे मैंने आयरन स्ट्रिप लिया है, ठीक है, मतलब ये जो हमारा आयरन स्ट्रिप है, 2 स्ट्रिप का यूज किया है, एक आयरन स्ट्रिप है और एक हमारा कॉपर स्ट्रिप है, ठीक है। तो जो आयरन स्ट्रिप है वो मेरा कैथोड है और जो हमारा कॉपर स्ट्रिप है वो मेरा एनोड है। और उसके बाद फिर मैंने इसको वायर से कनेक्ट किया और उस वायर को मैंने बैटरी से कनेक्ट किया और बैटरी को मैंने की से, ठीक है, कनेक्ट किया है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सेटअप तो हमें समझ में आ रहा है कि सेटअप क्या है। बीकर है, बीकर के अंदर सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन के अंदर पूरा हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो डिप नहीं होना चाहिए, ठीक है, हाफ इलेक्ट्रोड ही डिप होना चाहिए और बाकी का जो इलेक्ट्रोड है वो ऊपर होना चाहिए, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर हमने 2 स्ट्रिप्स ले लिए, एक आयरन स्ट्रिप लिया है जो कि हमारा कैथोड है। कैथोड मतलब जो जिसके ऊपर कैसा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, और जो हमारा एनोड है जिसपे हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमारा किसका है, कॉपर का स्ट्रिप है, ठीक है।
अब क्या किया, बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी से जैसे ही कनेक्ट किया हमारे करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट कर जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट जो है वो फ्लो होगा। ठीक है, अब जैसे ही करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे हमारा जो कॉपर सल्फेट है वो डिकम्पोज हो जाएगा। क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, कॉपर सल्फेट डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज जब होगा तो वो किस आयंस में बनेगा बेटा, तो जो कॉपर सल्फेट है CuSO4 ये जब आयोनाइज होता है तो दो आयंस कॉपर Cu प्लस, ठीक है, Cu+2, और ये जो हमारा सल्फेट है ये हमारा माइनस, ये Cu+2 ये -2। समझ में आ गई चीज। तो ये हमारा जो कॉपर सल्फेट है ये प्लस आयंस बनाते हैं। ठीक है, प्लस आयन का मतलब ये कौन सा आयन है, कैटायन या फिर एनायन। क्या होगा बेटा, तो जैसा आपको बताती हूँ मैं बार बार कि ये हमारा एनोड है, एनोड की स्पेलिंग ए से स्टार्ट होती है, तो इसका जस्ट अपोजिट आप मान लीजिए, मतलब ये जो प्लस है इसका मतलब ये क्या हमारा कैटायन है। ठीक है, तो ये जो है हमारा पॉजिटिव आयन है, और SO4 मेरा जो क्या है वो हमारा एनायन है जो कि नेगेटिव आयन है। क्लियर। अब ये दोनों जो हैं वो डिकम्पोज हो गए, डिकम्पोजिशन के बाद यहाँ पे दो आयंस हमारे को बन गए, हमारे सॉल्यूशन में दो आयंस बने, एक Cu+ बना और एक SO4- बना। ठीक है, तो अब ये जो प्लस है मतलब ये जो कैटायन है ये कैटायन किधर मूव करेगा, कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, तो ये जो प्लस वाला कॉपर है ये किधर मूव करेगा, ये हमारे कैथोड की तरफ मूव करेगा, और ये जो SO4 है ये SO4 किधर मूव करेगा, ये SO4 मूव करेगा एनोड की तरफ। क्लियर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ रही है ना चीजें, कैसे आयन डिकम्पोज हुए, डिकम्पोज होने के बाद ये अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे। अब देखिए ये जो हमारा Cu+2 था ना, Cu+2 आयन था, इसको क्या करना है, इसके पास प्लस, मतलब प्लस का मतलब क्या होता है, मतलब ये है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये क्या करेगा, ये जाएगा इस हमारे नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, मतलब हमारे कैथोड पे जाएगा। अब ये जो कैथोड है इससे क्या बोलेगा, ये कॉपर कहेगा कि भाई मुझे न्यूट्रलाइज होना है, और मुझे न्यूट्रलाइज होने के लिए मुझे दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो कॉपर क्या करेगा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेगा, दो इलेक्ट्रॉन लेगा, कॉपर आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन इसको कहां से मिल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन हमारे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट जो सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो नेगेटिव, ये हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो इससे ये दो इलेक्ट्रॉन लेगा, और दो इलेक्ट्रॉन लेकर ये अपने आप को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, मतलब ये कुछ इस तरीके से करेगा, Cu यहाँ पे +2 है, मतलब इसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन की, ये गया इस कैथोड के पास, और कैथोड के पास जाकर इसने दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, और दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये अपने आप को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, इसने Cu बना लिया। ठीक है, न्यूट्रलाइज कर लिया। समझ में आ गई चीज। अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन को दिया, ठीक है, तो ऐसे ही तो नहीं इलेक्ट्रॉन को दे देगा, तो भाई इलेक्ट्रॉन को देने के लिए इसने कहा कि भाई तुझे ना मेरे पास ही रहना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये जो हमारा नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड है कैथोड, इस कैथोड ने कहा कि मैं तुझे दो इलेक्ट्रॉन दे तो दूंगा, बट आपको मेरे पास ही रहना पड़ेगा। तो ये जो कॉपर है, ये कॉपर इस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो गया। क्या हो गया, इस कैथोड के पास डिपॉजिट हो गया। समझ में आ गई चीज। अब जितने आयंस कॉपर के हैं वो सारे आयंस कहाँ जा रहे हैं, वो सारे आयंस जो होंगे वो कैथोड के पास जाएंगे, और कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और अपने आप को न्यूट्रलाइज करेंगे, और वो सारे कॉपर जो है वो इस कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो डिपोजिशन ऑफ कॉपर का यहाँ पे डिपोजिशन हो जाएगा। समझ में आ गई चीज। अब बाकी यहाँ पे क्या बच गया, एक बच गया हमारा सल्फेट का आयन। अभी जो सल्फेट का आयन है वो किधर जा रहा है, वो तो एनोड की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये जो सल्फेट आयन है ये इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा। ठीक है, इस यहां से इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा, मतलब जो एनोड के ऊपर क्या होगा, जो सल्फेट आयन है डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा। ऑक्सीडाइज का मतलब वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा। ठीक है, जिस तरीके से हमारा जो कॉपर था, कॉपर क्या कर रहा था, कॉपर हमारे कैथोड के पास जाकर कह रहा था कि भाई दो इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, मैं न्यूट्रलाइज्ड हो जाऊंगा। ठीक है, पर जो सल्फेट आयन है वो यहाँ गया, पर यहाँ जाके उसने इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया, ऑक्सीडाइज नहीं किया, मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने नहीं किया। तो अब ये कैसे न्यूट्रलाइज होगा, ये न्यूट्रलाइज कैसे होगा, तो जो सल्फेट आयन है ना, ये सल्फेट आयन
इसके पास -2 चार्ज होता है, ठीक है। तो सल्फेट आयन को कोई ऑक्सीडाइज करने के लिए इसने इलेक्ट्रॉन तो गेन नहीं किया, तो क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं ये प्लेट किसकी बनी हुई है, ये प्लेट जो है वो प्लेट जो है मेरी कॉपर की प्लेट है, ठीक है, कॉपर का स्ट्रिप है। तो कॉपर क्या बोलेगा, देखो कॉपर कहेगा मेरे पास न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है, ठीक है, पर मेरे पास क्या है, ये जो हमारा कॉपर का जो स्ट्रिप है, ये कॉपर का स्ट्रिप क्या करेगा, इसमें जो कॉपर एटम्स हैं, ये एटम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, ठीक है। कॉपर के जो एटम है, इस कॉपर प्लेट पे जो कॉपर के एटम है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, और इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो Cu+2 बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, Cu+2, मतलब Cu का कॉपर का आयन रेडी कर देंगे, ठीक है। तो ये बोलेंगे ठीक है मेरे पास इलेक्ट्रॉन तो नहीं है बट मेरे पास क्या है, कॉपर के आयन जरूर है, ठीक है। तो ये जो सल्फेट है, इसको ये जो कॉपर का स्ट्रिप है वो क्या देगा, ये सल्फेट इस कॉपर के स्ट्रिप को दे देगा कॉपर का आयन, ठीक है। और उसके बाद ये बन जाएंगे, ये अगेन बन जाएंगे CuSO4। समझ में आ रही है ना चीज, CuSO4, क्लियर। क्योंकि इस कॉपर की प्लेट ने ये जो हमारा SO4 था उसको न्यूट्रलाइज कैसे किया, उसको इलेक्ट्रॉन दे के न्यूट्रलाइज नहीं किया, ठीक है। उसने क्या किया, इस कॉपर के प्लेट ने अपने अंदर से कॉपर के एटम, जो कॉपर का एटम था उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया और कॉपर के आयंस बना लिए, और उस आयन को एक्सेप्ट कर लिया सल्फेट आयन ने और बना दिया वापस से CuSO4। और अगेन ये CuSO4 डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होने के बाद Cu+, और ये Cu+ फिर से किसके पास जाएगा, कैथोड के पास जाएगा, और यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या कर लेगा, अपने आप को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज आप ध्यान रख रहे हो कि जो सॉल्यूशन है उसका जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन नहीं बदलेगा, ठीक है। जो कॉपर सल्फेट का कंसंट्रेशन है, ऐसा नहीं समझना कि कॉपर अगर यहाँ पे डिपॉजिट होते जा रहा है तो इस सॉल्यूशन में से तो वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब इसका जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा, कम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे SO4 जो है वो क्या कर रहा है, इस कॉपर प्लेट पे जा रहा है, कॉपर प्लेट के पास अट्रैक्ट हो रहा है, और कॉपर प्लेट क्या कर रहा है, उसको आयन बनाकर दे रहा है कॉपर के, और वो कॉपर के आयन को SO4 एक्सेप्ट करके अपने आप को क्या बना दे रहा है, CuSO4, और CuSO4 वापस से सॉल्यूशन में आ जा रहा है। फिर इस CuSO4 का डिकम्पोजिशन होगा, और डिकम्पोजिशन होने में जो Cu+2 बनेगा वो इसके पास जाएगा और अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा, और जिसके बदले में ये बोलेगा कि आप मेरे पास ही रहो, मतलब डिपॉजिट हो जाएगा कॉपर। तो थोड़े देर बाद आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो कॉपर की स्ट्रिप है ना, ये धीरे धीरे स्लोली ये पूरी की पूरी डिसॉल्व हो जाएगी, कॉपर तो सारा खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि कॉपर के एटम आयंस बना रहे हैं बार बार, ठीक है, और सल्फेट को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे ये कॉपर का जो है ना स्ट्रिप वो डिसॉल्व हो जाएगा, और सारा का सारा जो कॉपर है वो आपका इस कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। और कॉपर आपको थोड़ी देर बाद ये जो आयरन का स्ट्रिप है वो कैसा दिखेगा, रेडिश कलर का, ठीक है। तो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा, क्योंकि ये जो कॉपर का स्ट्रिप था, ये कॉपर का स्ट्रिप पूरा डिसॉल्व हो गया, और इससे जो कॉपर निकले वो कॉपर सारे के सारे यहाँ पे इस आयरन की स्ट्रिप पे क्या हो गए, डिपॉजिट हो गए, ठीक है, आयरन के स्ट्रिप पे डिपॉजिट हो गए। और ये जो आयरन का हमारा स्ट्रिप था इसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की लेयर चढ़ गई। तो यहाँ आपने देखा किस तरीके से हमने आयरन के ऊपर कॉपर की लेयर चढ़ा दी, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अगर हमें किसी भी चीज का, अगर हमें गोल्ड की लेयर चढ़ानी थी तो आप यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे आप गोल्ड का सॉल्यूशन ले लेते, समझ में आ गई चीज। तो सेम इसी तरीके से मेथड होता है, यही मेथड होता है, इसी मेथड के थ्रू आप क्या करते हैं, किसी भी मेटल प्लेट पे आप दूसरे सुपीरियर मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं। समझ में आ गई चीज, ये चीज समझ में आया, एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे क्या होगा, ठीक है, क्लियर, ओके।